Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। 69,000 शिक्षकों पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई लिस्ट बनाने को हरी झंडी योगी सरकार ने दे दी है। बावजूद इसके आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। रात के वक्त इस वक्त भी आंदोलन चल रहा है। कहां है और कितना तीव्र है, क्या है अभी भी मांग, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि क्या चुनाव के पहले लिखी गई केशव मौर्य की चिट्ठी 69,000 शिक्षकों के पक्ष में क्या सरकार और बीजेपी के लिए एक फेस सेविंग की तरह है या अभी भी लड़के नाराज हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने कैसे अपना पूरा फोकस लखनऊ को छोड़कर प्रयागराज में शिफ्ट कर दिया है। यानी कि प्रयागराज के इलाके में कांग्रेस लगातार एक्टिव है और अब राहुल गांधी 24 अगस्त को प्रयागराज आ सकते हैं। आखिर क्यों, ये भी समझेंगे। और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता अभियान की शुरुआत हुई है और उसमें योगी ने क्या कहा है ये भी बताएंगे। तीनों नेता एक साथ फिर एक मंच पर दिखे हैं, क्या है मायने। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात आज 69,000 शिक्षकों के उस आंदोलन की जो माना यह जा रहा था कि हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद अब पूरी तरीके से सुलझ गया है। सरकार ने भी अपनी हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मीटिंग करके कह दिया कि अक्षरशः पालन किया जाएगा जो अदालत का फैसला होगा। एक लाइन और उन्होंने जोड़ी और कहा कि किसी की नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, ऐसी कोशिश होगी। तो अब जबकि सरकार ने कह दिया कि पुरानी भर्ती खत्म, नई भर्ती की लिस्ट जारी होगी, तो क्या हुआ कि एक बार फिर 69,000 शिक्षकों के भर्ती के मामले में जो ओबीसी और जो दलित छात्र हैं वो सड़कों पर हैं। इस वक्त जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इस वक्त भी ये तमाम छात्र उस दफ्तर के बाहर बैठे हैं जहां से इस पूरे परीक्षा का संचालन हुआ और कहा जा रहा है कि लिस्ट भी अब नई लिस्ट वहीं से बननी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। रात का वक्त है, हजारों की तादाद में ये अभ्यर्थी या यूं कहें ये शिक्षक, ये सब इस वक्त उस दफ्तर के बाहर जुटे हुए हैं। हाथों में मोबाइल का टॉर्च है, रोशनी है और नारेबाजी क्या हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें नारेबाजी में साफ साफ कह रहे हैं कि योगी जी ने भी माना है आरक्षण घोटाला है, केशव चाचा ने माना है आरक्षण घोटाला है और तब तक नहीं जाएंगे जब तक चिट्ठी हाथ में नहीं मिलेगी। आप सुनिए और देखिए इस वीडियो को कि सब कुछ होने के बाद भी अब भी ये अभ्यर्थी, ये शिक्षक क्यों उग्र हैं। देखिए इस वीडियो को। शिक्षा मंत्री ने माना है आरक्षण घोटाला है, केशव चाचा ने माना है आरक्षण घोटाला है, केशव चाचा ने माना है आरक्षण घोटाला है। तो अब जैसा कि सरकार ने कहा है कि 3 महीने के भीतर वो लागू करेगी वो तमाम बातें जो हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों को लेकर कह दी है। लेकिन अब इन अभ्यर्थियों के पास फिलहाल धैर्य नहीं है। उन्हें लगता है कि 3 महीने का वक्त ज्यादा है और कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर कुछ खेल हो जाए। इसलिए वो डटे हुए हैं उसी दफ्तर के बाहर जहां से इस पूरी परीक्षा का आगाज हुआ था। लेकिन सरकार कह रही है कि जो भी फैसला आया है उसका अक्षरशः पालन होगा। लेकिन अब 3 महीने का वक्त है। 3 महीने के वक्त में कहा तो यह जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर करेंगे कि इस बार आरक्षण को लेकर, आरक्षण रोस्टर को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि इस पूरे 69,000 शिक्षकों में आरक्षण को लेकर ही बवाल हुआ। आरक्षण को लेकर के ही ये हालत इस तरीके से पहुंची कि 6 साल के बाद अब भी ये मामला अधर में लटका हुआ है। खैर, सरकार इस पर किस तरीके से आगे बढ़ती है हमारी इस पर नजर रहेगी। लेकिन छात्रों का ये जो अभ्यर्थियों का ये जो आंदोलन है
ये आपको आने वाले वक्त में भी दिखाई देगा। तो ये सिर्फ 69,000 शिक्षकों के उन अभ्यर्थियों का नहीं है जो कि इस फैसले के बाद खुश हैं और तुरंत अपनी चिट्ठी चाहते हैं, बल्कि एक आंदोलन उन छात्रों का भी है जिन्हें लगता है कि अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, यानी कि उनकी नौकरी जा सकती है और जिसकी आशंका जताई जा रही है और जिसके बारे में कुछ न कुछ इशारा उस फैसले में भी है। अब ऐसे में दोनों अभ्यर्थियों को, दोनों लोगों को, एक वो शिक्षक जो इस वक्त नौकरी पाए हैं और नई लिस्ट में उनके बाहर होने की उम्मीदें हैं, उनके साथ क्या होगा, और वो अभ्यर्थी जिन्हें उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारे लोग बाहर होंगे और आरक्षण के रोस्टर के तहत उनको उनका हक मिलेगा जो आरक्षण में उन्हें मिला है। ऐसे में देखना यह है कि ये फाइन बैलेंस, ये बैलेंस सरकार किस तरीके से बिठाती है। क्या लोगों की नौकरियां जाती हैं और इनमें से इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती है, या फिर कोई नया रास्ता निकलता है। लेकिन ये जो वीडियो आपने देखा है, इस तरह के वीडियो आने वाले दिनों में और दिखाई देंगे। लड़के वापस जाने के मूड में नहीं है जब तक दोबारा से लिस्ट सामने नहीं आती और उनकी चिट्ठियां उन्हें नहीं मिलती। खैर, हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर, और अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या एक वो चिट्ठी इस वक्त बीजेपी के लिए फेस सेविंग हो रही है जिसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने चुनाव के पहले ही ऐसी आशंका को भांपते हुए लिख दिया था। क्या जो अभ्यर्थी आंदोलनकारी लड़के थे, उन लोगों ने ये बात जब डिप्टी सीएम को बताई थी तो उन्होंने इस चिट्ठी को मुख्यमंत्री को लिखा था। तो क्या ये पार्टी और सरकार के लिए एक फेस सेविंग है? हम बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं उस चिट्ठी की जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 2024 चुनाव के पहले, यानी कि तकरीबन 6 महीने पहले 26 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री को लिखा था। यह पत्र उन्होंने इन्हीं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का जो ये गड़बड़ झाला हुआ था, इसे समझते हुए उन्होंने ये एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। और इस पत्र में उन्होंने इन पिछड़ी जाति के इन अभ्यर्थियों का हक उन्हें दिलाने की बात कही थी। मैं आपको चिट्ठी का वो मजमून सुनाता हूं, अंदाजा लग जाएगा कि 6 महीने पहले भी इस चिट्ठी को लिखा गया था, और अगर सरकार शायद इस चिट्ठी को या फिर इस तरह के फैसले सरकार या अदालत से पहले हो गए होते तो शायद आज इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। पहले आप उस चिट्ठी के मजमून को सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य ने जो चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों के उपरांत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने एवं 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट देते हुए उत्तीर्ण कर संशोधित परिणाम जारी करने के लिए माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नई दिल्ली एवं माननीय राज्य पिछड़ा आयोग लखनऊ के आदेश संस्तुति के अनुपालन किए जाने के संबंध में प्रार्थी गणों के प्रार्थना पत्र संलग्न कर भेज रहा हूं। आरक्षण का यह प्रकरण विगत काफी दिनों से निस्तारित न होने के कारण प्रार्थीगण काफी आंदोलित हैं। अनुरोध है कि कृपया संलग्न में उल्लिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए प्रकरण का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण कराने का कष्ट करें, जिससे आरक्षित वर्ग के प्रार्थीगणों का आंदोलन शांतिपूर्वक समाप्त हो सके। 26/11/2023 केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो ये वो पूरा पत्र है, यानी कि बीजेपी 2024 में हारी और समाजवादी पार्टी बीजेपी को उसने एक तरीके से पछाड़ दिया। 36-37 सीटें समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की 33 सीटें हैं। कोई माने या न माने, जिस तरीके से इन छात्रों ने पिछले कुछ सालों में सरकार के खिलाफ आरक्षण विरोधी होने का एक नैरेटिव सेट किया, इन अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया और पूरे सरकार को एक आरक्षण विरोधी सरकार
का लेबल उन पर चस्पा कर दिया, ये इस सरकार को भी भारी पड़ा और बीजेपी को भी। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं, इसलिए क्योंकि बीजेपी को अगर नुकसान हुआ तो आरक्षण का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। लेकिन यह पत्र जो केशव मौर्य ने लिखा था, यह पत्र सामने नहीं आया था, यह पत्र अब जाकर के सामने आया है। तो यह पत्र निश्चित तौर पर भीतर ही भीतर रह गया, लेकिन अब जब यह पत्र सामने आया है, चुनाव भी खत्म हो चुका है, बीजेपी हार चुकी है, ऐसे में यह एक तरीके का फेस सेविंग के तौर पर पार्टी को दिखाई दे रहा है कि पार्टी की तरफ से बड़े ओबीसी चेहरे ने यह पत्र 6 महीने पहले लिखा था, और शायद अगर उस वक्त इस पर कार्रवाई हो गई होती या फिर अदालत का कोई फैसला आ गया होता या सरकार ने इस पर कोई स्टेप ले लिया होता जो अब वो लेने जा रही है अदालत के फैसले के बाद, तो ये स्थिति ना होती। कुल मिलाकर पार्टी के भीतर भी और जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बातचीत में ये बात निकल करके आ रही है कि जो बात केशव मौर्य ने अपनी चिट्ठी में कही है, अगर समय रहते इसका संज्ञान पार्टी और सरकार ने लिया होता तो शायद सियासी तौर पर बीजेपी की यह नौबत नहीं आती। खैर, अब एक फेस सेविंग है जो पार्टी कम से कम दिखा सकती है कि उनके नेता भी इससे सहमत थे। हालांकि पहले से ही देखें तो अनुप्रिया पटेल और दूसरे कई नेता इस बात की मांग करते रहे हैं कि चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और राज्य पिछड़ा आयोग दोनों ने माना था कि आरक्षण में विसंगतियां हुई हैं, ऐसे में सरकार को संज्ञान लेकर इसे ठीक करना चाहिए। खैर, अब सरकार कितनी जल्दी इसे करती है इस पर बहुत कुछ सियासत निर्भर करेगी, और उम्मीद है कि 10 विधानसभा के उपचुनाव के पहले शायद ये मामला ठीक हो जाए। अब अगली खबर, और अब बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की हलचल इन दिनों लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में नहीं है या बेहद कम है, लेकिन कांग्रेस का एक कार्यालय इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है और हलचल में है, वो है प्रयागराज। और प्रयागराज इसलिए क्योंकि कांग्रेस का इस वक्त पूरा फोकस प्रयागराज से लेकर उस पूरे मंडल में पूर्वांचल तक दिखाई दे रहा है। वजह भी है, 10 विधानसभा के उपचुनाव में 2 सीटें ऐसी हैं जो प्रयागराज मंडल और मिर्जापुर में आती हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल मछली की आंख की तरह इन दोनों सीटों पर उसने नजरें गड़ा दी है। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की अपने नेताओं की बैठक प्रयागराज में बुलाई थी, जिसमें पूर्वी जोन के उनके प्रभारी भी सम्मिलित हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ दफ्तर की बजाय प्रयागराज के अपने दफ्तर को चुना, प्रयागराज में कार्यक्रम किया, और प्रयागराज को ही उन्होंने फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपना हाइपर एक्टिविटी जोन बना दिया है। उसकी वजह उन्हें लग रहा है कि प्रयागराज की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है। यह अलग बात है कि उज्ज्वल रमन सिंह समाजवादी पार्टी के चेहरे रहे हैं, उनके नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीट पर जीते हैं, टिकट पर जीते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के चेहरे सपा के नेता रहे हैं, लेकिन वो जो पार्लियामेंट की सीट है अब कांग्रेस के पास है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि फूलपुर उनका पुश्तैनी सीट है, उनकी पुश्तैनी सीट है। उनके फूलपुर से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वो पार्लियामेंट लड़ी थी, लेकिन फूलपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर, जहां से ललितेश त्रिपाठी बड़े नेता हुआ करते हैं, फिलहाल वो भी टीएमसी में हैं, इस तरह के जो बड़े नेता हैं, वाराणसी, ये सब कांग्रेस अपना गढ़ समझ रही है, और उसे लग रहा है कि यहां पर जो लोगों के भीतर एक नाराजगी है, एक डिसेंट है, वो इसे भुना सकती है। इसीलिए उसने दोनों सीटों, फूलपुर और मझवा, दोनों सीटों पर उसने दावा कर दिया है। लेकिन मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूं, आपको मैं बताऊं कि इसके पीछे की वजह यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी यहां पर इस दफ्तर में, इस इलाके में अपना पूरा फोकस रखी थी, और अब राहुल गांधी 24 अगस्त को प्रयागराज आ सकते हैं, और प्रयागराज में वो संविधान को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम उनकी पार्टी कर रही है, उसमें राहुल गांधी आएंगे। तो भाई, लखनऊ छोड़कर राहुल गांधी ने
पार्टी के इस संविधान बचाने के इस बड़े पॉलिटिकल कार्यक्रम को प्रयागराज क्यों किया, तो उसकी वजह बड़ी साफ है। प्रयागराज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ चुका है। यानी कि कांग्रेस को लगता है कि पहले उत्तर प्रदेश में अगर किसी जगह को अपना बेस बनाना है तो उसे प्रयागराज जीतना होगा, क्योंकि यहां से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी परिवार की जड़ें अभी भी जमी हुई हैं और इसलिए उन्होंने प्रयागराज को चुन लिया है। राहुल गांधी 24 तारीख को प्रयागराज आएंगे, ऐसी पूरी संभावना है और माना जा रहा है कि हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे। दूसरी बात यह कि प्रयागराज के दोनों सीटों को कांग्रेस हर हाल में लड़ना चाहती है, फूलपुर सदर और मझवा, और ऐसी चर्चा है कि यूं तो समाजवादी पार्टी किसी सूरत में फूलपुर नहीं देना चाहती, वो मझवा दे सकती है, लेकिन फूलपुर पर समाजवादी पार्टी एडमेंट है और उसने अपना प्रभारी भी इंद्रजीत सरोज को बना दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फूलपुर की सीट अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर तय कर लेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की मांग 5 सीट की हो, बेशक वो 3 सीट पर मान जाए, लेकिन 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच बात अटक रही है और वो है फूलपुर। और ऐसे में प्रयागराज आना राहुल गांधी का यह दिखा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उस पूरे इलाके को लेकर सीरियस है और अपना फुटहोल्ड वो चाहती है कि एक बार फिर प्रयागराज को वो पुरानी कांग्रेस की तरह खड़ा कर सके। अब अगली खबर, और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज बीजेपी के सदस्यता अभियान की कार्यशाला थी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां मंच पर एक बार फिर सभी नेता एक साथ दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। आपको याद हो कि 2 दिन पहले केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें देश का सबसे बेहतर, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री करार दिया था। आज भी मंच था, मंच पर सारे नेता सहज दिखाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने भाषण में एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और एक नया शब्द उन्होंने कॉइन किया, समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड। जी हां, जिस तरीके से नवाब सिंह यादव का कांड कन्नौज में सामने आया है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। अयोध्या, लखनऊ और कन्नौज, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा सदन में कह दिया कि ये समाजवादी पार्टी के लोग और उनके चेहरे इसमें शामिल हैं। अब आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सदस्यता अभियान के कार्यशाला में एक बार फिर अखिलेश यादव पर ही निशाना साधा है। अपने पूरे भाषण का मुख्य पार्ट अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने रखा है और साफ कहा कि इस तरीके के ब्रांडिंग से, इस तरीके की बातों से लोगों को भी सजग रहना जरूरी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता रेप कांड के बाद फिर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार का बचाव किया है, ये नवाब कांड में पार्टी की जो उनकी पार्टी की जो भूमिका है उसकी तरफ ही इशारा करता है। यानी कि महिला सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद हमलावर रहे। पार्टी में आज संगठन और सरकार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना तो केशव मौर्य ने संगठन की बात की, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की बात की। आज कार्यकर्ताओं का दिन था और कार्यकर्ता सदस्यता दिवस अभियान की शुरुआत थी। ऐसे में बात कार्यकर्ताओं की हुई और हमले अखिलेश यादव पर। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।